नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। श्रीलंका में राजनीतिक संकट गहराया। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बीच सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री विक्रम सिंह ने त्यागपत्र की घोषणा की। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से पद छोड़ने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी उनके सरकारी आवास में घुसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पंचायती राज संस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याण कार्यक्रमों के अनिवार्य संदेशवाहक। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के पास बादल फटने के बाद राहत कार्य जारी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में देश भर में आज राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में ओंस जैब्यूर और एलेना रायबिकिना का मैच जारी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल नोवाक जोकोविच और निक किर्जियोस आमने सामने होंगे। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश में सर्वदलीय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के मीडिया विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय सरकार के गठन और संसद में बहुमत हासिल करने के बाद इस्तीफा दे देंगे। उनके कार्यालय ने कहा है कि उस समय तक श्री विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद पर काम करते रहेंगे। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के आधिकारिक आवास में प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ करने के बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए आज प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई। स्थानीय मीडिया के अनुसार बैठक में मंत्रियों ने श्री राजपक्ष से देश में स्थिति नियंत्रित करने के लिए इस्तीफा देने की अपील की। बैठक में संसद अध्यक्ष भी शामिल हुए। राष्ट्रपति के अन्य स्थान पर चले जाने की खबरों के बीच सरकारी प्रवक्ता मोहन समरनायक ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति के स्थान के बारे में कोई सूचना नहीं है। कई महीनों से जारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे आक्रोशित हजारों लोगों की भीड़ आज कोलंबो में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय में प्रवेश कर गई और तोड़फोड़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन गुजरात के सूरत में किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें हजारों किसान और अन्य सभी संबंधित पक्ष उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मार्च महीने में गुजरात पंचायत महासम्मेलन में प्रत्येक गांव में कम से कम 75 किसानों को खेती के प्राकृतिक तरीके अपनाने का आह्वान किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री के इस आह्वान से प्रेरित होकर सूरत जिले ने प्राकृतिक खेती को अपनाने में बड़ी सफलता दर्ज की है, जिसके अंतर्गत किसानों की मदद करने के लिए किसान समूहों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सहकारी समितियों और बैंकों जैसे विभिन्न हितधारकों और संस्थानों को इनकी जानकारी देकर प्रेरित करने के लिए एक ठोस और समन्वित प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 75 किसानों की पहचान की गई और उन्हें प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। आज सूरत जिले में 90 विभिन्न समूहों में किसानों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में 41,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण मिल चुका है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड में देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से आधारभूत सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी, संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्र में जीवन सरल हो सकेगा। इनसे इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 638 एकड़ भूमि में फैले 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक की सीधी उड़ान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री देवघर में नवनिर्मित 250 बिस्तरों वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और बाद में देवघर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। प्रधानमंत्री उसी दिन शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन पर लोगों को संबोधित करेंगे। वे बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी विधानसभा संग्रहालय की भी आधारशिला रखेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक में आज आंतरिक सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जयपुर में परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उत्तरी परिषद में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली तथा चंडीगढ़ शामिल हैं। परिषद ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरों और इनकी रोकथाम के लिए रणनीति पर चर्चा की। गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न माध्यमों के जरिए साइबर सावधानी संबंधी जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। श्री शाह ने केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विकसित कॉमन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर मिलकर काम करने, अपराधियों का पता लगाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी। इस संदर्भ में यह फैसला किया गया कि साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों और राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति रणनीति तैयार करेगी। बैठक में सदस्य राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे की जटिल समस्या पर भी चर्चा हुई। श्री अमित शाह ने संबंधित राज्यों से इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए समयबद्ध समाधान निकालने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का अनिवार्य संदेशवाहक बताया है। उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच और प्रखंड तथा जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधि देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 8 साल में आरंभ कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए और 100% लोगों तक इनके लाभ पहुंचने चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र और शासन के प्रोफेसर निकोलस स्टर्न से नई दिल्ली में मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने ट्वीट में बताया कि उनकी पर्यावरण के प्रति भावना और संबंधित मुद्दों की नीति पर गहरी समझ प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि प्रोफेसर स्टर्न भारत को लेकर आशावादी हैं और उन्हें 130 करोड़ भारतीयों के कौशल पर भरोसा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया और देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा। श्री आबे को कल सुबह पश्चिमी जापान में चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि वे इस घटना से स्तब्ध रह गए हैं। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है।
शिंजो आबे जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दिल्ली में जापान के दूतावास गए और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर राजदूत सतोशी सुजुकी से संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि 2 दशक से अधिक समय से श्री शिंजो आबे भारत जापान के बीच बढ़ते संबंधों के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री शिंजो ने भारत जापान रिश्तों को स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में व्यापक वैश्विक स्तर पर रखा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वह गरिमा और विचार मनन के प्रतिरूप थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर जारी संयुक्त वक्तव्य में श्री आबे को इन देशों के साथ जापान के संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि आबे की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र की शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयास तेज करेंगे। तीनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच क्वाड वार्ता शुरू करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाने की दिशा में श्री आबे की अग्रणी पहल का स्मरण किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। श्रीलंका में राजनीतिक संकट गहराया। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बीच सर्वदलीय सरकार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने त्यागपत्र की घोषणा की। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष से पद छोड़ने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी उनके सरकारी आवास में घुसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पंचायती राज संस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याण कार्यक्रमों की अनिवार्य संदेशवाहक। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के पास बादल फटने के बाद राहत कार्य जारी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में ओंस जेब्यूर और एलेना रायबकिना का मैच जारी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल नोवाक जोकोविच और निक किर्जियोस आमने सामने होंगे। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने की घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल तलाश और बचाव कार्य में जुटे हैं। कल शाम बादल फटने से श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बाढ़ आ गई थी। इस घटना में मृतकों की संख्या 15 हो गई है। मृतकों में 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। अन्य 2 शवों की पहचान की जानी है। इस घटना में लगभग 65 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से मलबे से निकाले गए 2 लोगों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पहलगाम और बालतल दोनों स्थानों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल का दौरा किया।
उन्होंने बादल फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायल तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उपराज्यपाल ने डॉक्टरों से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव इलाज करने को कहा। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये पर्व बलिदान और मानवता की सेवा का प्रतीक है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि ये पर्व समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी कल मनाई जाएगी। लगभग 14 लाख वरकारी राज्य के विभिन्न भागों से कल भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना करने के लिए पंढरपुर पहुंचेंगे। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष में अनौपचारिक आयोजन के बाद इस वर्ष आषाढ़ी एकादशी पूरे उल्लास, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। एक रिपोर्ट। जिला परिषद के सीईओ दिलीप स्वामी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि पालकी मार्ग पर 174 स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा वारकरियों के लिए टीकाकरण और कोविड जांच केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। महिला वारकरियों का विशेष ध्यान रखने हेतु इन स्वास्थ्य केंद्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ भी तैनात है। पालकी के हर पड़ाव पर स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक अलग कक्ष बनाया गया है। बीमार वारकरियों के लिए बाइक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। ग्रीन वारी इस वर्ष की तीर्थ यात्रा की एक विशेषता है, जिसके तहत आयोजकों ने पालकी मार्ग के किनारे 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच आषाढ़ी एकादशी और बकरी ईद कल एक ही दिन मनाई जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए औरंगाबाद जिले के पुलिस थाने शांति समिति की बैठकें आयोजित कर रहे हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा अर्थात वापसी रथ यात्रा आज धार्मिक शहर पुरी में संपन्न हो गई। गुंडीचा मंदिर में कुछ दिन बिताने के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह पुरी के जगन्नाथ मंदिर लाए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद वे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि उन्होंने श्री नड्डा के साथ महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में चर्चा की। श्री शिंदे और श्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। वे कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। श्री शिंदे ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस राज्य को केंद्र सरकार का समर्थन मिलता है वो विकास के मोर्चे पर बड़ी प्रगति करता है। महाराष्ट्र में जो नई सरकार स्थापित हुई है बहुत ही मजबूत सरकार है, जिसके पास मेजोरिटी है 164 और सामने जो है 99 है। तो हम लोग मेजोरिटी में अभी जो मौका मिला है तो उसका पूरा उपयोग जो है ये महाराष्ट्र के विकास के लिए हम लोग करेंगे। श्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय हो, इसके लिए केंद्र की सहायता सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद महाराष्ट्र में लंबित मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में उन्होंने बताया कि इस बारे में विचार विमर्श कल की आषाढ़ी एकादशी के बाद होगा। कल आषाढ़ी एकादशी का जो बड़ा पंढरपुर में कार्यक्रम होता है वो होने के बाद हम मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग दोनों भी उप मुख्यमंत्री और मैं बैठूंगा, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्री शिंदे ने आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से की गई मुलाकात के बारे में कहा कि महाराष्ट्र सरकार का विचार है कि सॉलिसिटर जनरल को उच्चतम न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले पर राज्य का पक्ष रखना चाहिए। शिवसेना के लोकसभा सांसदों के उनके संपर्क में होने के सवाल का जवाब देते हुए श्री शिंदे ने स्पष्ट किया कि कोई भी सांसद उनके संपर्क में नहीं है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वे अपने काम के लिए उनसे मिले थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने टीम में 4 बदलाव किए हैं। दीपक हुड्डा, ईशान किशन, अर्शदीप और अक्षर पटेल की जगह विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को टीम में शामिल किया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है।
साउथहैम्पटन में खेले गए पहले मैच में भारत ने 50 रन से जीत हासिल की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में इस समय ट्यूनीशिया की ओन्स जेब्यूर का मुकाबला कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना से हो रहा है। दोनों खिलाड़ी एक एक सेट जीत चुकी हैं। तीसरे और अंतिम सेट में रायबाकिना 3-2 से आगे हैं। पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के किर्जियोस से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दुर्घटना में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोग मारे गए और 4 घायल हो गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई शिक्षा नीति सही दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए तथा मूल भावना के साथ इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। श्री नायडू ने आज बंगलुरु में माउंट कार्मेल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि ये समझने में सरल तथा बोधगम्य होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक भाषाएं सीखने की सलाह दी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। बापू की है कर्म भूमि धरती का नंदन वन बिहार। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 और 1977 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 26 जुलाई 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 9 जुलाई 1925 को हुआ था। पंजाब के जालंधर जिले के निवासी तारा सिंह 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए 11वें अहिंसक शहीदी जत्थे में शामिल थे। जत्था जब गुरुद्वारे पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और बड़ी संख्या में जत्थे के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तारा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जुलाई 1925 को पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस वीर शहीद को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी देनू शाह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निवासी शाह शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी।
उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। 9 जुलाई 1858 को देनू शाह को फांसी दे दी गई। भारत के इस वीर सपूत को नमन। हम शहीद घुनू सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 9 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दी। उत्तर प्रदेश में बेलौंजा के निवासी घुनू सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना की 23वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। घुनू सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर नौकरी छोड़ने तथा विद्रोह के आरोप लगाए गए। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 9 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण प्रसाद को भी याद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 23वीं रेजिमेंट में सैनिक थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्हें कंपनी की सेना ने पकड़ लिया और 9 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। मां भारती के इस सपूत को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब कल का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज चमक या हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। लेह और गिलगित में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। गिलगित में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीलंका में राजनीतिक संकट गहराया। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बीच सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने त्यागपत्र की घोषणा की। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से पद छोड़ने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी उनके सरकारी आवास में घुसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पंचायती राज संस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याण कार्यक्रमों के अनिवार्य संदेशवाहक। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के पास बादल फटने के बाद राहत कार्य जारी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में देश भर में आज राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में ओन्स जेब्यूर और एलिना रायबिकिना का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।